तो कैसे हो सारे बच्चों। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट जो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी? अभिवृत्ति की जो ब्लूप्रिंट थी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, और जिसमें भावात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारपरक घटकों की अतिरिक्त अभिवृत्तियों और विशेषताओं के बारे में जो 4 विशेषताएं थी हमारी, जो कर्षण शक्ति, चरम सीमा, सरलता, जटिलता और केंद्रिकता। ठीक है, अब आज स्टार्ट करेंगे हम इनका जो क्या है, अभिवृत्ति की जो विशेषताएं हैं वो भी किस बेस पे? भावात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारपरक। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग कर्षण शक्ति में। कर्षण शक्ति में क्या कह रहा है? एक है आपका सकारात्मक और एक है आपका नकारात्मक। ठीक है, अभिवृत्ति की कर्षण शक्ति हमें ये बताती है कि अभिवृत्ति विषय के प्रति कोई अभिवृत्ति सकारात्मक अथवा नकारात्मक। ठीक है, मान लीजिए कि किसी अभिवृत्ति के 5 बिंदु हैं। 5 बिंदु मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, ये अभिवृत्ति की घटक बता रही हूँ मैं, जिसमें आपको किसी को रेट करना है, मतलब किसी को पॉइंट देनी है। ठीक है, अब वो पॉइंट आप कैसे दीजिएगा? जैसे कि पहला आपका आएगा बहुत ख़राब, इसमें होगा वेरी बैड। दूसरा आएगा बैड। तीसरा आएगा आपका न्यूट्रल। ठीक है, चौथा आएगा आपका अच्छा मतलब गुड, और पांचवा आएगा वेरी गुड। ठीक है, चलिए मैं अगर आपसे कहूँ कि अभी हाल में ही कोई फिल्म लगी थी, जो कोई भी फिल्म ले लीजिए, जैसे कि और कोई भी तो फिल्म हो सकती है ना, जंगल, वेलकम टू जंगल। ठीक है, तो वो फिल्म आई थी, तो अगर एक मीडिया रहती तो आपसे पूछती जब आप फिल्म देखकर निकलते कि आप इस फिल्म को कितना पॉइंट दीजिएगा, 1 दीजिएगा, 2 दीजिएगा, 3 दीजिएगा, 4 दीजिएगा, 5 दीजिएगा। ठीक है ना, तो आप कहेंगे नहीं 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 मुझे तो बिल्कुल अच्छी फिल्म नहीं लगी, तो क्या कर दीजिएगा? वेरी बैड। कोई कहेगा उतनी भी बुरी नहीं थी, तो चलो 2 दे देते हैं। एक कहेगा 3 मतलब ना अच्छी थी ना बुरी थी, न्यूट्रल। दूसरा कहेगा बहुत अच्छा है तो गुड, जो चौथा कहेगा आपका कि बहुत अच्छा था तो वेरी गुड। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं ना, एक कर्षण शक्ति, एक अपने में एक पॉजिटिविटी का निर्माण करते हैं और दूसरी तरफ हम लोग निगेटिविटी का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आगे। यदि कोई नाभिकीय शोध के प्रति अपनी दृष्टिकोण या मत का आकलन इस मापनी 4 या 5 पर करता है तो स्पष्ट रूप से सकारात्मक अभिवृत्ति है। इसका अर्थ यह हुआ, इसको मैं मिटा देती हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति नाभिकीय शोध के विचार को पसंद करता है। नाभिकीय शोध यहाँ पर बोल रहा है आपका न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, तथा सोचता है कि कोई अच्छी चीज़ है। दूसरी ओर यदि आकलित मूल्य 1 या 2, तो अभिवृत्ति क्या हो जाएगी? उसकी नकारात्मक हो जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति नाभिकीय शोध के विचार के प्रति क्या है, वो उसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है ना, और नापसंद करता है, सोचता है कोई ख़राब चीज़ है। हम तटस्थ अभिवृत्तियों का भी स्थान देते हैं। यदि किसी उदाहरण में नाभिकीय शोध के प्रति तटस्थ अभिवृत्ति मापनी 3 है, तो तटस्थ अभिवृत्ति एक कर्षण शक्ति ना तो सकारात्मक है ना तो नकारात्मक। सिंपल सा ये कहना ये चाह रहा है कि कर्षण शक्ति में एक पॉइंट होता है जहाँ आप किसी चीज़ पर पॉजिटिव सकारात्मक अपनी अभिवृत्ति निर्माण कर रहे हो, और दूसरा क्या है? निगेटिव, मतलब आप नकारात्मक अभिवृत्ति, और तीसरा है आपका न्यूट्रल। कुछ दिन पहले जंतर मंतर पे जो भी हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो उसमें बहुत से लोग थे कह रहे थे कि देखो नीट में ये प्रोटेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि नीट में बहुत से बच्चों ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि द फेलियर ऑफ सिस्टम समथिंग जो भी हो। तो क्या है कि तुम किसी के प्रति एक
पॉजिटिव निर्माण कर रहे हो उन बच्चों के प्रति। दूसरा ये कि ये कह रहे हो कि देखो ये मतलब नहीं, वहाँ पर तो जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे वो क्या बोलते हैं, बच्चे थोड़ी ना थे, वो तो बहुत कॉलेज के स्टूडेंट थे, ये थे वो थे। तो एक तरह का तुमने भी एक तरह का अपना निगेटिव बनाओ या पॉजिटिव बनाओ, ये तुम्हारी सोच पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम, एक अभिवृत्ति का निर्माण कर रहे हो कि कुछ पॉइंट को तुमने पॉजिटिव लाया, कुछ पॉइंट को तुमने नेगेटिव लाया, ठीक है। चलो अब चरम सीमा पे चलते हैं। एक अभिवृत्ति की चरम सीमा यह इंगित करती है कि अभिवृत्ति किस सीमा तक सकारात्मक या नकारात्मक है, ठीक है। अब देखो, नाभिकीय शोध के उपयुक्त उदाहरण में मापनीय मूल्य 1 उसी चरम सीमा का जितना 5, बस अंतर इतना है कि दोनों विपरीत दिशा में है, जैसे मैंने आपको पहले इस फिगर में बता चुकी हूँ। अर्थात दोनों की कर्षण शक्ति एक दूसरे से क्या होगी, विपरीत होगी। मापनीय मूल्य 2 और 4 कम तीव्र है, तटस्थ अभिवृत्ति निःसंदेह न्यूनतम तीव्रता की है, ठीक है। अब देखो, अब आ गए हम लोग सरलता एवं जटिलता में। इस विशेषता से तात्पर्य यह है कि व्यापक अभिवृत्ति के अंतर्गत कितनी अभिवृत्तियां होती हैं। उस अभिवृत्ति को एक परिवार के रूप में समझना चाहिए जिसमें अनेक सदस्य अभिवृत्तियां हैं। बहुत से विषयों के संबंध में लोग एक अभिवृत्ति के स्थान पर अनेक अभिवृत्तियां रखते हैं। जब अभिवृत्ति के तंत्र में जब अभिवृत्ति के तंत्र में एक या बहुत थोड़ी सी अभिवृत्तियां हो तो उसे सरल कहा जाता है, और जब अनेक अभिवृत्ति से बना हो तो वो क्या होता है, वो जटिल कहलाता है। आज पता नहीं क्या इसको हो गया, एक सेकंड, ठीक, चलिए ये क्या, ठीक है, जटिल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर इस अभिवृत्ति तंत्र में अनेक अभिवृत्तियों के पाए जाने की संभावना है। ये यहाँ क्यों हो रहा है, इसको यहाँ रखते हैं, फिर भी ये यहीं बनेगा, ठीक है। चलो, व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का संप्रत्यय, प्रसन्नता एवं कुशलक्षेम प्रति उसका दृष्टिकोण एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता जैसे प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में उसका विश्वास एवं मान्यताएं इसके विपरीत किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अभिवृत्तियों के मुख्य रूप से अभिवृत्ति के मुख्य रूप से एक अभिवृत्ति में पाए जाने की संभावना है। यह अभिवृत्ति तंत्र बहुसदस्यीय अभिवृत्तियों को अभिवृत्ति के 3 घटकों के रूप में नहीं देखना चाहिए। एक अभिवृत्ति तंत्र के प्रत्येक सदस्य अभिवृत्ति में भी संभाव्य मतलब ABC घटक होता है। ABC मनोवृत्ति की विशेषताओं में मैंने आपको ABC बताया था, जिसमें क्या था, एक अफेक्टिव, B से बिहेवियर और C से कॉग्निटिव। अफेक्टिव मतलब होता है बच्चा भावात्मक, B से आपका जो बिहेवियर है उसको हिंदी में बोलते हैं व्यवहारात्मक, और C से जो कॉग्निटिव है इंग्लिश में उसको बोलते हैं हिंदी में संज्ञानात्मक, ठीक है। अब चलिए हम लोग केंद्रिकता में जाएंगे। जो सेंट्रलिटी है ये क्या कहता है, देखो ये सब चीज़ तुम्हारे जो एटीट्यूड फॉर्मेशन कर रहे हो ना, जो अभिवृत्ति जो बन रही है तुम लोगों में, उसी की विशेषता है कि तुम किसमें तुम चरम सीमा पे जा रहे हो, किसमें तुम सरलता एवं जटिलता पे हो। और शुरुआत में आपका क्या था, जो आप क्या कर रहे हैं, कर्षण शक्ति मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण कैसे निर्माण कर रहे हो, ठीक है बच्चा। यही कहानी ये कह रहा है तुम्हारा अभिवृत्ति। देखो ये केंद्रिता में क्या है कि अभिवृत्ति तंत्र में किसी विशिष्ट अभिवृत्ति की भूमिका को बताता है। गैर केंद्रीय अभिवृत्तियों की तुलना अधिक केंद्रिकता वाली कोई अभिवृत्ति तंत्र की अन्य अभिवृत्तियों को अधिक प्रभावित करेगी। उदाहरण के लिए विश्व शांति के प्रति अभिवृत्ति में सैनिक व्यय के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति एक प्रधान या केंद्रीय
अभिवृत्ति के रूप में हो सकता है जो बहु अभिवृत्ति तंत्र की अन्य अभिवृत्तियों को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, अब हमारा है जो नेक्स्ट टॉपिक है अभिवृत्ति निर्माण एवं परिवर्तन। निर्माण तो आपने कर लिया, ठीक है। निर्माण आपने अभिवृत्ति कैसे किया? सामाजिक रूप से किया, भावात्मक रूप से किया, व्यवहारात्मक रूप से किया और संज्ञानात्मक रूप से किया, ठीक है ना। अगर मैं आपकी जगह पे रहती तो मैं, अगर मुझे कोई कहता कि अभिवृत्ति क्या है, अभिवृत्ति कैसे बनता है, अभिवृत्ति को निर्माण कैसे करेंगे और उसका परिवर्तन कैसे करेंगे, अगर मुझसे कोई कहता तो मैं क्या लिखती कि अभिवृत्ति हमारे समाज में रहने से जो हमारे अंदर किसी विशेष प्रकार के वर्ग या समूह के प्रति जो हमारी दृष्टिकोण बनती है, जो व्यवहारात्मक रूप भी हो सकती है, जो हमारी भावात्मक रूप से और जो संज्ञानात्मक रूप से, वही मेरा अभिवृत्ति है। अगर मान लीजिए अगर आपको रट नहीं रहे हो, मान लीजिए कि आपको सिर्फ मैंने ये समझा दिया अभिवृत्ति क्या है, तो बच्चे इस तरह से भी आप अच्छे से लिख सकते हो। एक एज आने पे 12th स्टैंडर्ड के बच्चे कोई चीज़ रटते नहीं हैं, चीज़ को समझकर आप अपनी भाषा में लिखिए। जब जाइएगा ना वहाँ पर तो आपके क्वेश्चन आंसर्स में लिखा रहता है, सॉरी आपके प्रश्न पत्र में, बच्चे अपने शब्दों में ही अपने प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। तो इस तरह से आप दीजिएगा, ठीक है ना। अब फिर अभिवृत्ति का निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे होता है। एक शुरू में हम लोगों ने क्या अभिवृत्ति की विशेषताएं पढ़ी, कर्षण शक्ति, चरम सीमा, फिर सरलता, जटिलता, फिर केंद्रिकता, ये हमारी विशेषताएं हैं। अब चलो अभिवृत्ति निर्माण को आगे पढ़ते हैं कि हम लोग का अभिवृत्ति निर्माण हुआ कैसे, ठीक है। देखो अभिवृत्ति निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका उत्तर देने में मनोवैज्ञानिक रुचि रखते हैं कि वह अभिवृत्तियाँ किस प्रकार निर्मित होती है। हाउ आवर एटीट्यूड इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर व्हाट एटीट्यूड, मतलब पार्ट ऑफ योर मेंटालिटी, कि आपने आखिर वो बना कैसे, ठीक हो। हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, ठीक है ना, आखिर ये निर्माण कैसे हुआ। जैसे अन्य अनेक विचार एक संप्रदाय विकसित होते हैं और हमारे संज्ञानात्मक व्यवस्था या तंत्र के अंग बन जाते हैं, उसी प्रकार विभिन्न विषयों, वस्तुओं तथा व्यक्तियों के प्रति अभिवृत्तियों का भी निर्माण होता है जब हम दूसरों से अंतःक्रिया करते हैं। परंतु कुछ विशिष्ट दशाएं होती हैं जो विशिष्ट अभिवृत्तियों को निर्माण करती हैं। सामान्यतः अभिवृत्ति स्वयं के अनुभव तथा दूसरों से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। अभिवृत्तियाँ कैसे सीखी जाती है? स्वयं के अनुभव, दूसरों से अंतःक्रिया, मतलब स्वयं से अनुभव, मतलब हमने छठ पूजा देखा, हमने अनुभव किया, ठीक है ना। दूसरों से अंतःक्रिया मतलब हम जब घाट पर गए, छठ मैया का जो पूजा होता है, हम घाट पे गए, दूसरों को हमने देखा कि कैसे व्रतधारी पूजा करती हैं, अंतःक्रिया कर रहे हो तुम, ठीक है ना। कुछ थोड़े से शोध, एक सेकेंड, ठीक है, आगे चलेंगे। ये वाला थोड़े से शोध का अध्ययन है जो अभिवृत्तियों को कुछ सहज पक्ष को प्रदर्शित करते हैं, परंतु अधिगम के साथ साथ ऐसे अनुवांशिक कारक अभिवृत्तियों का मात्र अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसलिए अधिकांश समाज मनोवैज्ञानिक ने ऐसी दशाओं पर ध्यान दिया जाता है जो अभिवृत्तियों के अधिगम को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, ठीक है। अब चलिए अभिवृत्ति निर्माण की प्रक्रिया। अधिगम की प्रक्रियाएं एवं दशाएं भिन्न हो सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में विविध प्रकार की अभिवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। पहला, साहचर्य के द्वारा अभिवृत्तियों का अधिगम। साहचर्य मतलब होता है एसोसिएट करना, ठीक है ना, एक दूसरे के बारे में जानना, एसोसिएट करना, साहचर्य करना। आप देखो कैसे, आप यह देखते होंगे कि विद्यार्थी अध्यापक के कारण एक विशिष्ट विषय के प्रति रुचि विकसित कर लेते हैं। भाई अब अगली बार से मैं जब भी पढ़ाऊँगी NCERT का कुछ किताब नहीं पढ़ाऊँगी, मतलब इसमें इतने टफ हिंदी होते हैं ना जिसका हिसाब नहीं है। चलिए यह इसलिए
होता है कि क्योंकि वे उस अध्यापक में अनेक सकारात्मक गुण देखते हैं। ये सकारात्मक गुण उस विषय के साथ जुड़ जाते हैं जिसे वह पढ़ाता है और अंतोगोत्वा उस विषय के प्रति रुचि में अभिव्यक्त हो जाता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में विषय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति अध्यापक एवं विद्यार्थी के मध्य सकारात्मक साहचर्य के द्वारा सीखी या अधिगमित की जाती है। सिंपल सा ये कह रहा है, ये आपका फर्स्ट कह रहा है कि बच्चे अगर किताब के प्रति रुचि नहीं रखते हैं तो उसको तुम किताब से रुचि कैसे करवाओगे, उसको कैसे उसको पढ़ाओगे कि बच्चों को अपने किताब के प्रति रुचि होने लगे, वो खुद से पढ़ने लगे। यही कह रहा है आप, ठीक है ना। पुरस्कृत या दंडित होने के कारण अभिवृत्तियों को सीखना, ये तो आपने क्या किया, अभिवृत्ति का निर्माण कैसे करवाया, साहचर्य के द्वारा। अब दूसरा है आपका कि या तो उसको रिवॉर्ड दे दो या तो उसको पनिशमेंट दे दो, मतलब या तो उसको पुरस्कार दे दीजिए या तो उसको दंडित कीजिए, ठीक है ना। उससे भी वो निर्माण कर सकता है अपनी अभिवृत्ति का। देखो, यदि एक विशिष्ट अभिवृत्ति को प्रदर्शित करने के लिए किसी व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है तो संभावना उच्च हो जाती है कि वह आगे चलकर उस अभिवृत्ति को विकसित करेगा। उदाहरण के लिए, यदि एक किशोरी नियमित रूप से योगासन करती है, मतलब योगा करती है, एवं अपने विद्यालय में मिस गुड हेल्थ का सम्मान पाती है, मतलब कोई किसी भी तरह का हो सकता है, कोई कार्यक्रम हुआ होगा, अब वो योगा करती है तो उसने क्या जीता, उसने मिस गुड हेल्थ, मतलब एक सेकेंड, आज इंटरनेट के साथ साथ ये भी खराब है। देख रहे हो बच्चों आज कैसा हो रहा है। देखिए, मिस गुड हेल्थ मतलब अच्छा, जिसका स्वास्थ्य है, गुड हेल्थ, उसी का खिताब मिला है एक बच्ची को जो डेली क्या कर रही है, योगा कर रही है। तो कहीं ना कहीं उस बच्ची को परिणाम मिला ना उसके योगा करने का। अब तो वो खुश हो गई, अब तो उसको देखा देखी और भी उसकी दोस्तें करेंगी, है ना। वो कहेंगे अरे तुम भी योगा करते हो, हम भी योगा करेंगे, हो गया, सीख गई वो। तो क्या हुआ, वो पुरस्कृत हुई लड़की वो, और उसी पुरस्कृत को देखकर दूसरी लड़की भी इंस्पायर्ड हो गई, है ना, मोटिवेट हो गई, अभी प्रेरित हो गई कि हाँ अब हम भी करेंगे, है ना, क्योंकि उसको भी अवार्ड मिला है, हो सकता है अगली बार से मुझे भी अवार्ड मिल जाए, है ना। देखिए, उदाहरण के लिए किधर गए हम लोग, हाँ, वह योगा एवं स्वास्थ्य के प्रति एक सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर सकता है ना। इसी प्रकार एक बालक समुचित आहार के स्थान पर सड़ा गला या अस्वास्थ्यकर मतलब अनहेल्दी भोजन लेने के कारण लगातार बीमार रहता है तो संभव है कि वह बालक क्या हो जाएगा, अस्वास्थ्यकर भोजन के प्रति नकारात्मक एवं सकारात्मक भोजन के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर लेगा। रोज़ गोलगप्पा तुम खाओगे, रोज़ मोमोज खाओगे तो जाहिर सी बात है महीना के अंत में बीमारी तो पड़ोगे, है ना। तो उसमें क्या कह रहा है कि अब मोमोज से तुमको परहेज हो जाएगी, गोलगप्पा से परहेज हो जाएगी कि भैया हम रोज़ रोज़ नहीं खाएंगे, 2-3 महीना में कभी कभार एक बार खा लेंगे, ठीक है ना। तो तुमने क्या किया, एक सकारात्मक विकसित किया कि हमको अब हेल्दी खाना खाना है, नकारात्मक ये कि मैं इससे बीमार पड़ जाती हूँ, अब भैया हमको ये गोलगप्पे चाट पकौड़े नहीं खाना, ठीक है। चलिए, अब तीसरा है आपका प्रतिरूपण, दूसरों के प्रेक्षण। प्रेक्षण जो शब्द है ना वो साइकोलॉजी का सबसे प्यारा शब्द है, इंग्लिश में इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। आप देखिए क्या है प्रतिरूपण। प्रतिरूपण मतलब ये होता है कि तुम दूसरे से नकल कर रहे हो उसका, ठीक है ना। देखिए, के द्वारा अभिवृत्ति की अधिगम करना प्रायः ऐसा नहीं होता है कि हम मात्र साहचर्य या पुरस्कार एवं दंड के द्वारा ही अभिवृत्तियों का अधिगम करते हैं। ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि खाली आप हमको पुरस्कार दे दीजिए या हमको दंड कर दीजिए तो हम सीख लेंगे, ठीक है, ये कहना ये चाह रहे हैं, बल्कि हम दूसरों को अभिवृत्ति विषय के प्रति एक विशिष्ट प्रकार का विचार व्यक्त करने या व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए पुरस्कृत या दंडित देखकर इनका अधिगम करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, बच्चे यह देखकर कि उनके माता पिता बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करते हैं एवं इसके लिए सम्मान पाते हैं
वे बड़ों के प्रति श्रद्धालु अभिवृत्ति विकसित कर सकते हैं। ये क्या किया? ये दूसरों को नकल करके अपनी अभिवृत्ति का निर्माण किया। कैसे? कि हमने अपने माँ बाप को शुरू से देखा है कि वो हमारे दादा दादी के प्रति बहुत सकारात्मक बिहेव किए हैं, तो जाहिर सी बात है हम भी आगे चलकर जब देख ही रहे हैं तो आगे चलकर हम भी अपने परिवार के लिए क्या है कि हमने अच्छा व्यवहार करेंगे एक बुजुर्गों के प्रति, अपने परिवार के प्रति। तो हमने दूसरों से ये कहने का मतलब अपने माँ बाप से प्रेक्षण करके एक अभिवृत्ति का निर्माण किया है। ठीक है। संस्कृति या समूह या सांस्कृतिक मानक के द्वारा अभिवृत्ति का अधिगम करना। प्रायः हम अपने समूह या संस्कृति के मानक के माध्यम से अभिवृत्तियों का अधिगम करते हैं। मानक अलिखित नियम होते हैं जिनका विशिष्ट परिस्थितियों में पालन करने की अपेक्षा सभी से की जाती है। कालांतर में ये मानक अभिवृत्ति के रूप में हमारे सामाजिक संज्ञान के अंग बन जाते हैं। समूह या संस्कृति के मानकों के माध्यम से अभिवृत्तियों का अधिगम करना वस्तुतः ऊपर वर्णित 3 प्रकार के अधिगम, साहचर्य, पुरस्कार, दंड या प्रतिरूपण के माध्यम से उदाहरण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पूजा या आराधना स्थल पर रुपया, पैसा, मिठाई, फल, फूल भेंट करना कुछ धर्मों में एक आदर्श व्यवहार है। जब लोग देखते हैं कि ऐसा व्यवहार दूसरों के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं तो इनको समाज से स्वीकृति एवं मान्यता प्राप्त होती है। अंततोगत्वा ऐसे व्यवहार उससे संबंध समर्पण की भावना के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होती है। ठीक है। अब क्या है, आगे देखते हैं। सूचना के प्रभाव से अधिगम। अधिगम मतलब होता है लर्निंग। मैं बता दूं, अधिगम मतलब होता है लर्निंग। हिंदी में कहते हैं सीखना। क्या कहते हैं? सीखना। ठीक है। अब देखिए, अनेक अभिवृत्तियों का अधिगम सामाजिक संदर्भों में होता है परंतु आवश्यक नहीं है दूसरों की शारीरिक या वास्तविक उपस्थिति में ही हो। आजकल विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा प्रदत्त सूचना के विशाल भंडार के कारण सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रकार की अभिवृत्तियों का निर्माण होता है। ठीक है। आत्मसिद्धि मतलब सेल्फ एक्चुअलाइज्ड, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। व्यक्ति की जीवनी पढ़ने से एक व्यक्ति की जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक कठोर परिश्रम एवं अन्य पक्षों के प्रति एक सकारात्मक अभिवृत्ति का विकसित होता है। ठीक है। ये आपका रहा। ठीक है। अभिवृत्ति का आपने निर्माण कैसे किया? ठीक है ना। ये जो आपका पहला पॉइंट हमारा क्या था? पहला पॉइंट, एक सेकेंड, बड़ी दिक्कत कर रहा है आज। पहला पॉइंट था हमारा साहचर्य के द्वारा, पुरस्कृत या दंड के द्वारा, प्रेक्षण के द्वारा मतलब प्रतिरूपण के द्वारा। तीसरा था हमारा, चौथा था हमारा क्या? समूह के एवं सांस्कृतिक मानकों के द्वारा। सूचना के प्रभाव से अधिगम था। और अब आगे हमारा क्या है कि अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या है? अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तुमने निर्माण तो कर लिया, अब प्रभाव भी तो होगा ना, कि प्रभाव कैसे डालेगा ये। अब देखिए, निम्नलिखित कारक द्वारा वर्णित प्रक्रियाओं के द्वारा अभिवृत्तियों के अधिगम के लिए एक संदर्भ प्रदान करता है। पहला, परिवार एवं विद्यालय का परिवेश। ठीक है। विशेष रूप से जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अभिवृत्ति निर्माण करने में माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाद में विद्यालय का परिवेश अभिवृत्ति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बन जाता है। परिवार एवं विद्यालय में अभिवृत्तियों का अधिगम आमतौर पर साहचर्य, पुरस्कार, दंड, प्रतिरूपण के माध्यम से होता है। ठीक है। अभी हमारा प्रभाव अभिवृत्ति का सबसे पहले निर्माण में क्या प्रभावित किया है? हमारा परिवार एवं विद्यालय का परिवेश। दूसरा हमारा संदर्भ समूह मतलब कहते हैं इसको कॉन्टेक्स्ट ग्रुप। ठीक। देखिए, संदर्भ समूह एक व्यक्ति को सोचने एवं व्यवहार करने के स्वीकृत नियमों
को नियमों या मानकों को बताते हैं। अतः ये समूह या संस्कृति के मानक माध्यम से अभिवृत्ति के अधिगम को दर्शाते हैं। विभिन्न समूह जैसे राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक समूह, व्यवसाय, राष्ट्रीय, अन्य मुद्दों के प्रति अभिवृत्ति प्रायः संदर्भ समूह के माध्यम से ही विकसित होती है। यह प्रभाव विशेष रूप से किशोरावस्था के प्रारंभ में अधिक स्पष्ट होता है, जब व्यक्ति के लिए अनुभव करना महत्वपूर्ण होता है। किसी समूह का सदस्य है, इसलिए अभिवृत्ति निर्माण के संदर्भ में समूह की भूमिका पुरस्कार एवं दंड के द्वारा अधिगम का भी एक उदाहरण हो सकता है। तीसरा है आपका व्यक्तिगत अनुभव, कि जो आप क्या अनुभव करते हैं, आपकी पर्सनल अनुभव। अनेक अभिवृत्ति का निर्माण पारिवारिक परिवेश के संदर्भ समूह के माध्यम से नहीं होता, बल्कि इनका निर्माण प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा होता है, जो लोगों के तथा स्वयं के जीवन के प्रति हमारी अभिवृत्ति में प्रबल परिवर्तन उत्पन्न करता है। यहाँ वास्तविक जीवन से संबंधित एक उदाहरण प्रस्तुत है। सेना का एक चालक ड्राइवर का एक ऐसा व्यक्तिगत अनुभव से गुजरा। एक सेकेंड, बहुत दिक्कत कर रहा है आज ये। ठीक है बच्चों, ऐसा करते हैं कि ये क्लास थोड़ा स्टॉप कर देते हैं, थोड़ा सा ये काम नहीं कर रहा है आज। ठीक है भैया बोलो ना, कौन सा बैट? कोई भी, तू तो बिगिनर है। पिच पे स्पिनर है, क्या करूं?